सभी भावी अध्यापकों का प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। देखो, आज जो पेपर हुआ था यानी टेस्ट सीरीज नंबर 11 का जो सॉल्यूशन है वो चल रहा है और आईसीटी के जो 5 क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन मैं अभी करवा रहा हूं। तो आईसीटी का पहला जो क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ चुका है और वो है कि भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था, यानी कि भारत में इंटरनेट का विकास कब हुआ था या भारत में इंटरनेट कब चालू किया गया था। और ऑप्शन में अपने यहाँ पे दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1995, 20 जून 1975, 8 मई 1990 और 18 मई 1988। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बताना है कि यहाँ पे भारत में इंटरनेट का विकास कब हुआ था और आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो रहेगा कि भारत में इंटरनेट का विकास हुआ था, वो हुआ था 15 अगस्त 1995। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर रहेगा कि 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट चलाया गया था। और देखो, इससे जुड़े कुछ तथ्य और बता देता हूं मैं कि भारत में इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। भारत में इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है तो ध्यान में रखना, बीके सेंगल। बीके सेंगल, बीके सेंगल यानी ब्रिजेंद्र कुमार सेंगल। ब्रिजेंद्र कुमार सेंगल को भारत में इंटरनेट का जनक कहा जाता है। और ध्यान में रखना, भारत में पहली बार इंटरनेट वीएसएनएल 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 जिसका पूरा नाम होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड नामक कंपनी ने, एक विदेशी कंपनी जिसने पहली बार भारत में इंटरनेट सेवाएं प्रारंभ की थी और भारत में पहली बार इंटरनेट है वो कोलकाता में चलाया गया था। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है वो अपना स्क्रीन पे है कि प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है कि जिस कंप्यूटर द्वारा ईमेल की सुविधा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं। यानी जो कंप्यूटर हमें ईमेल सुविधा प्रोवाइड करवाता है उसको किस नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है मल्टीमीडिया, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है इंटरनेट, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है इंट्रानेट और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है सर्विस प्रोवाइडर। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे कि जो हमें ईमेल की सुविधा प्राप्त कराता है उस कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखना, उससे क्या कहा जाता है तो वो होगा सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगा? सर्विस प्रोवाइडर। यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर आपका आंसर होगा यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर। ओके, उसके बाद में यहाँ पे अगला प्रश्न अपना स्क्रीन पे है कि विश्व में इंटरनेट का जनक कौन था। विश्व में इंटरनेट, देखो अभी मैंने आपको भारत में इंटरनेट का जनक बताया था और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि विश्व में इंटरनेट का जनक कौन था। और ऑप्शन में दे रखे हैं विंडसर्फ में, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है टिम बर्नर्स-ली और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे जॉन मैकार्थी दे रखा है। तो विश्व में इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है तो इसका आंसर फटाफट आपका आना चाहिए। और देखो, इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी विंडसर्फ। विंडसर्फ को विश्व में इंटरनेट का जनक कहा जाता है। विंडसर्फ को विश्व में इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ध्यान में रखना, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में, यानी 1969 में। 1969 में पहली बार विश्व में इंटरनेट चलाया, यानी विश्व में अमेरिकन रक्षा विभाग की शाखा जिसका नाम है अर्पा। अर्पा, और अर्पा का पूरा नाम क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो सबसे पहले अमेरिकन रक्षा विभाग की शाखा अर्पा ने 1969 में इंटरनेट का विकास किया था अमेरिका में। क्या किया था? अमेरिका में। और ध्यान में रखना, सबसे पहले नेटवर्क को अर्पा नेट के नाम से जाना गया था। अर्पा नेट के नाम से जाना गया था। तो ध्यान में रखना, विश्व में इंटरनेट का जनक विंडसर्फ को कहा जाता है, जबकि भारत में इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? भारत में इंटरनेट का जनक बीके सेंगल यानी ब्रिजेंद्र कुमार सेंगल को कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ स्क्रीन पे है आपके कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, यानी एक नेटवर्क का प्रकार नहीं है। और ऑप्शन में आपको दे रखे हैं ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर 2 पेन, ऑप्शन नंबर 3 वैन और ऑप्शन नंबर 4 मेन। तो यहाँ पे कौन सा एक नेटवर्क का टाइप नहीं है, नेटवर्क का प्रकार नहीं है?
तो देखो आपका जो आंसर यहाँ पे रहेगा वो रहेगा आपका 10, यानी 10 होता है वो एक नेटवर्क का प्रकार नहीं होता है। ध्यान में रखना, नेटवर्क को एरिया के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला नेटवर्क होता है लेन, दूसरा होता है मेन होता है, और तीसरा होता है वेन। तो देखो लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मेन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वेन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वेन का पूरा नाम क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखो ध्यान देना, लेन की बात करें तो एक छोटी दूरी में स्थित या एक सीमित क्षेत्र में स्थित है कंप्यूटर या डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने से बना नेटवर्क लेन कहलाता है। और लेन का जो एरिया आता है वो आता है अंडर 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर जो एरिया आता है वो किसका आता है? लेन का आता है। और लेन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है इथरनेट। क्या होता है? इथरनेट। उसके बाद में मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी एक शहर जितने बड़े क्षेत्र के कंप्यूटर या डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने से बना नेटवर्क क्या कहलाता है? मेन कहलाता है। और मेन का जो एरिया आता है वो अंडर 100 किलोमीटर में आता है, अंडर 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर में आता है। और ध्यान में रखना, मेन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है डिश टीवी केबल मेन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। और तीसरा होता है वेन वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि विश्व के या बहुत बड़े क्षेत्र के कंप्यूटर या डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने से बना नेटवर्क क्या कहलाता है? वेन कहलाता है। और ध्यान में रखना डियर कि वेन का कोई भी एरिया निश्चित नहीं होता है, यानी ये एक अनिश्चित एरिया होता है, कोई फिक्स एरिया नहीं होता है, सबसे बड़ी दूरी का होता है। और इसका एग्जाम्पल अपन मान सकते हैं सैटेलाइट। किसका एग्जाम्पल होता है? वेन का एग्जाम्पल होता है। ओके, उसके बाद में देखो ध्यान में रखना, कभी कभी एक प्रश्न और आता है कि जब दो डिवाइस को व्यक्तिगत रूप से आपस में कनेक्ट कर डेटा संचार किया जाता है तो वहां पे कौन सा नेटवर्क बनता है? तो ध्यान में रखना, जहां व्यक्तिगत की बात आ जाएगी, पर्सनल तरीके की बात आएगी, तो व्यक्तिगत रूप से यदि किसी डिवाइस को अपन आपस में कनेक्ट कर डेटा संचार करते हैं तो वहां पे जो नेटवर्क बनता है वो बनता है पैन। वहां पे जो नेटवर्क बनता है वो कौन सा बनता है? पैन। और पैन का पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी जब दो डिवाइस को व्यक्तिगत रूप से आपस में कनेक्ट कर डेटा संचार किया जाता है तो वहां पे जो नेटवर्क बनता है वो पैन बनता है। और इस क्वेश्चन को व्यवहारिक भी बनाया जा सकता है, जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाए कि आपने अपने मोबाइल को अपने दोस्त के मोबाइल से कनेक्ट किया और उनमें से कुछ फोटोज या कोई कुछ डेटा है वो आपने अपने मोबाइल में ट्रांसफर किए, तो वहां पे कौन सा नेटवर्क बनता है? तो ध्यान में रखना, वहां पे उत्तर क्या आएगा? पैन बनता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है। तो यहाँ पे पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क का प्रकार होता है। मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये भी एक नेटवर्क का प्रकार होता है। वाइड एरिया नेटवर्क वेन भी एक नेटवर्क का प्रकार होता है। लेकिन जो टेन होता है, टेन यानी ये कोई नेटवर्क का प्रकार नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा वो होगा 10TAN। उसके बाद में अगला प्रश्न स्क्रीन पे अपना है और वह है कि ईमेल के साथ मैक्सिमम कितनी साइज की फाइल को अटैच किया जा सकता है? एक ईमेल के साथ मैक्सिमम आप कितनी साइज की फाइल को अटैच कर सकते हो? और इसी के बीच मैं ग्रेड 3 के जो विद्यार्थी जो अभ्यर्थी हैं, जिनको मैं बोलूं भावी अध्यापक है, वो अपनी तैयारी को इसी प्रकार से निरंतर, देखो थोड़ा समय बचा है अपने पास, तो इसी तैयारी को इसी प्रकार से निरंतर रखना, क्योंकि लंबी रेस के घोड़े होते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। और आपको 2 लाइनें मैं बोलूंगा कि लक्ष्य हाथ में रखने वाले बीच राह में रुक मत जाना, लक्ष्य हाथ में रखने वाले बीच राह में रुक मत जाना, बाधाएं हर दिन आएंगी, सम्मुख उनके झुक मत जाना, बहते रहना एक लहर में कब तक दूर किनारा होगा, हाथों को पतवार बना दो एक दिन लक्ष्य तुम्हारा होगा,
तो निरंतर तैयारी जारी रखें। तो अपना पर्सन है और ईमेल के साथ मैक्सिमम कितनी साइज की फाइल को अटैच किया जा सकते हैं। ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे 25 जीबी, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है 25 MB, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 25 जीबी 32 जीबी और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 32 MB। तो आपका क्या आंसर रहा होगा आज के पेपर में? तो इसका आंसर होगा कि एक ईमेल के साथ मैक्सिमम 25 MB तक की फाइल को अटैच किया जा सकता है, मैक्सिमम में 25 MB। तो आपका आंसर होगा वो बी होगा कि एक ईमेल के साथ है मैक्सिमम आप 25 MB तक की फाइल को अटैच कर सकते हो। ध्यान में रखना, एक ईमेल का यदि क्लाउड स्पेस पूछे, ईमेल का क्लाउड स्पेस कितना होता है, तो क्लाउड स्पेस होता है वो होता है 15 जीबी। 15 जीबी यानी एक ईमेल अकाउंट में आप 15 जीबी तक के डेटा को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर करके रख सकते हो। उसके बाद यदि आप स्टोर करोगे तो उसका चार्ज लगेगा, यानी आपको पे करना पड़ेगा। तो यदि क्लाउड स्पेस की बात की जाएगी तो वहां पे 15 जीबी आएगा, लेकिन एक फाइल की साइज की बात की जाएगी जिसको अपन अटैच कर रहे हैं वो होगा 25 MB, 25 MB। तो ये जो 5 क्वेश्चन आज के पेपर में आए थे उन ICT के उनका सॉल्यूशन मैंने करवा दिए हैं। ओके, धन्यवाद सभी का। नमस्कार, आज के टास्क आधारित टेस्ट सीरीज के इस पेपर सोल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबने आज इस टास्क आधारित टेस्ट सीरीज का 11 नंबर का टेस्ट दिया है और इसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने जो मैनेजमेंट और साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो अपन एक एक प्रश्नों को देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको पेपर अच्छे लग रहे होंगे। निश्चित रूप से पेपर से संबंधित कोई भी सुझाव हो, कोई भी शंका हो, डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। हम एक एक करके प्रश्न की शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, अधिगम से संबंधित है। इस बार आपके मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन थे वो तो मुख्य रूप से विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं से लेकर थे, और ये जो प्रश्न है उसमें मुख्य रूप से साइकोलॉजी है, उसमें जो अधिगम का टॉपिक है उससे संबंधित है। अधिगम के सिद्धांत और अधिगम की प्रक्रिया थी, उससे संबंधित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न प्रक्रिया से संबंधित थी। अधिगम की प्रक्रिया का संगत क्रम पूछा है, यानी अधिगम की प्रोसेस चलती कैसे, शुरुआत कैसे होती है। तो देखो, अपन सब जानते हैं कि एक कथन कई बार पूछा जाता है, कई बार आता है कि अधिगम किसके बिना शुरू नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, अधिगम अभिप्रेरणा के बिना शुरू नहीं होता, और अभिप्रेरणा के लिए कोई न कोई अभिप्रेरक होता है। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की शुरुआत है, जो लर्निंग प्रोसेस है उसकी जो शुरुआत है वो होती है मोटिव से, अभिप्रेरक से। इसलिए यहां जो विकल्प दिए हैं इन विकल्पों में देखिए अभिप्रेरक है वो 3 नंबर पर है, और अपन ऑप्शन पर विचार करें तो सीधा सीधा पहला, अपन सब जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस शुरू होती है उसमें पहली बाधा नहीं हो सकती, इसलिए पहला और दूसरा तो अपने आप ही कट रहा है। हाँ, इसमें 2 नंबर लक्ष्य से पहले आएगा या अभिप्रेरक पहले आएगा, इस बात को लेकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखिएगा, अधिगम की प्रक्रिया में सबसे पहला रोल अभिप्रेरणा का, इसलिए कहा जाता है कि अधिगम अभिप्रेरणा के बिना शुरू नहीं होता, और अभिप्रेरणा जो होती है वो आवश्यकता के बिना शुरू नहीं होती। इसलिए आप अभिप्रेरणा का चक्र पढ़ते हो ना कि N + D + I, यानी पहले नीड, उसके बाद में ड्राइव और उसके बाद में इंसेंटिव। तो अभिप्रेरणा जिस प्रकार से आप सब जानते हो कि अभिप्रेरणा जिस प्रकार से आवश्यकता के बिना शुरू नहीं होती ना, ठीक उसी प्रकार से अधिगम अभिप्रेरणा के बिना शुरू नहीं होता है। इसलिए पहला जो पॉइंट हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। सबसे पहले अभिप्रेरक से प्रभावित होकर लक्ष्य स्थापना की जाएगी। 2 नंबर पर अपन लक्ष्य रखेंगे, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने को क्या है, बहुत सारी बाधाओं को फेस करना पड़ेगा। बाधाएं आएंगी, लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे तो बाधाएं आएंगी, और बाधाएं जब आएंगी तो बाधाओं को सोल्व करने के लिए, उनका सामना करने के लिए अपन विभिन्न प्रकार के क्या करेंगे, रेस्पॉन्स करेंगे, अनुक्रियाएं करेंगे। लेकिन सारी अनुक्रियाएं सही नहीं होती है, कुछ गलत भी होती है। अपन कोशिश करते हैं कुछ सही कुछ गलत, लेकिन बाद में सफल प्रयास होता है, और जैसे ही सफल प्रयास होता है उसके साथ में ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण तो अभिप्रेरक या अभिप्रेरणा है, और अंतिम है लक्ष्य की प्राप्ति। लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, जो
आपने अनुक्रियाएं करी हैं, उन अनुक्रियाओं में प्रॉपर अनुक्रिया होनी चाहिए जो आपको लक्ष्य तक ले जाए। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, 3 2 1 5, 3 2 1 5 4। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, जिस प्रकार अभिप्रेरणा के बिना खालिस्तान है शुरू नहीं हो सकती है, ठीक उसी प्रकार अधिगम के बिना प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो पहला लिखा है अंतर्नोद, अंतर्नोद, दूसरा संतुष्टि, लक्ष्य, आवश्यकता, आवश्यकता चालक, आवश्यकता अभिप्रेरणा। तो जिस प्रकार अभिप्रेरणा किसके बिना, जिस प्रकार अभिप्रेरणा आवश्यकता के बिना शुरू नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार अधिगम अभिप्रेरणा के बिना शुरू नहीं हो सकता। तो बिल्कुल है, डी एकदम सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, अभी आपने सीखने की प्रक्रिया पढ़ी है पहले प्रश्न में, और सबसे पहले अभिप्रेरणा एक नंबर पर है। तो मैंने अभी कहा आपको कि अधिगम किसके बिना शुरू नहीं होता, अभिप्रेरणा के बिना शुरू नहीं होता। और अभिप्रेरणा किसके बिना शुरू नहीं होती, अभिप्रेरणा आवश्यकता के बिना। क्योंकि जो मोटिवेशन साइकिल है ना, वो N+D+I, अभिप्रेरणा चक्र जो चलता है उसमें पहला चरण होता है नीड यानी आवश्यकता। आवश्यकता के कारण चालक या अंतर्नोद पैदा होता है, जैसे ही इंसेंटिव प्राप्त होता है अंतर्नोद शांत हो जाता है और अभिप्रेरणा की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से इसमें जो सही जवाब है पहले में आ जाएगा, अभिप्रेरणा तो आवश्यकता के बिना शुरू नहीं होती है और अधिगम वो अभिप्रेरणा के बिना शुरू नहीं होता। इस प्रकार डी एकदम सही जवाब है। आगे आ जाइए, आईपी पावलोव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि उपस्थित करने पर। तो आईपी पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की बात हो रही है। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो आईपी पावलोव रशियन मनोवैज्ञानिक हैं, वैसे ये पशु चिकित्सक थे और उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो केवल घंटी बजाने पर, सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न, कुत्ते ने जो लार टपकाने की अनुक्रिया की, उस अनुक्रिया को क्या नाम दिया है। पहला तो है UCR, यह है CR, यह विलोपन SH शब्द लिए। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, थाइंडाइक का जो पावलोव का जो प्रयोग था, पावलोव ने पहले चरण पर डॉग जो है ना कुत्ता, उसको फूड दिया था और फूड देने पर कुत्ते ने लार टपकाने की अनुक्रिया करी। ठीक है, पहले चरण में उस प्रयोग को बार बार दोहराया और ये नेचुरली है, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि भोजन सामने होने पर लार टपकाना एकदम स्वाभाविक चीज है, इसलिए कोई अस्वाभाविक चीज नहीं थी इसके अंदर। तो इसको अपन बोलते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस और इसको बोलते हैं अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, UCR। दूसरे चरण में उसने क्या किया कि जो कुत्ता था उस कुत्ते को फूड देने से पहले बेल बजाई और बेल बजाने के तुरंत बाद में फूड देने का काम किया। अनुक्रिया वैसे की वैसी आ रही थी लार टपकाने की दूसरे चरण में। अब दूसरे चरण को बार बार दोहराया तो दो उद्दीपक थे, एक कृत्रिम उद्दीपक और दूसरा है स्वाभाविक उद्दीपक। कृत्रिम और स्वाभाविक उद्दीपक के निकटता होने के कारण जब कुत्ते पर इसका बार बार प्रयोग किया है तो कुत्ते ने इन दोनों के बीच में अनुबंध स्थापित कर लिया और यह अनुबंध इतना प्रगाढ़ हो गया कि कुत्ता है वो अब भोजन की तुलना में घंटी का ज्यादा ध्यान रखने लग गया। और तीसरे चरण में आईपी पावलोव जो था ना, उसने तीसरे चरण में जब कुत्ते के सामने केवल घंटी बजाई, यही पसंद है यहां पर, केवल ध्वनि, केवल घंटी बजाई, भोजन की तस्तरी पेश नहीं करी, लेकिन फिर भी कुत्ते ने लार टपकाई। इट मीन्स उन्होंने बिना किसी कंडीशन, देखिए यहां पर इसको अपन बोलेंगे सी बेल है, CS हो गया कंडीशनल स्टिमुलस और ये हो गई CR कंडीशनल रेस्पॉन्स। तीसरे चरण में जब आईपी पावलोव ने क्या किया, केवल घंटी बजाई और केवल घंटी बजाने से जैसे ही कुत्ते ने लार टपकाई तो आईपी पावलोव जोर से उछला, उसने कहा यस, यही करवाना चाहता था। यानी घंटी बजने से लार कैसे टपक सकती है, लेकिन यहां कुत्ते ने जैसे ही घंटी बजी तो उसने सोचा कि भोजन तो आने वाला ही है, इसलिए जैसे ही घंटी बजी कुत्ते ने वो की वो अनुक्रिया कर दी जो पहले से करता आ रहा था। तो ये कंडीशन पर कराई, इसलिए इसका नाम है अनुबंधित अनुक्रिया। सही जवाब होगा बी, इसका एकदम सही जवाब बी है, क्योंकि ये कंडीशन पर कराया हुआ काम है। आगे बढ़ते हैं, लर्निंग बाय इनसाइट की बात हो रही है भाई, सूझ द्वारा सीखने की बात।
समग्रतावादी, जिनको गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं, इनके प्रवर्तक 3 है, ध्यान रखना। आप सब जानते होंगे तीनों के तीनों जर्मनी के ही हैं, और जर्मनी का जो गेस्टाल्ट संप्रदाय है उसका जनक मैक्स वर्दिमर को माना जाता है। कुर्तकोफ का और वोल्फगैंग कोलर, कोलर का सुल्तान नामक चिंपैंजी का प्रयोग जो था ना वो बहुत फेमस हुआ था। तीनों आदमी आ रहे हैं। यहां थोंडाइक है, ये कट जाएगा क्योंकि ये आप सब जानते हो गेस्टाल्टवादी नहीं है, व्यवहारवादी है। इधर आप इसमें देखिएगा सिगमंड फ्राइड, ये कट जाएगा क्योंकि यह मनोविश्लेषणवादी है। इसमें भी सिगमंड फ्राइड का नाम आ गया इसलिए कट गया। तो सही उत्तर जो है वो 1 नंबर हो जाएगा। 15 में आपका जवाब होगा 1। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम के कौन से सिद्धांतों में अध्यापक सुविधा प्रदाता या सहजकर्ता? ये आपके टेट में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में सब में आ चुका है ये प्रश्न। सुविधा प्रदाता को बोलते हैं फैसिलिटेटर। अधिगम की 3 विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा व्यवहारवादी विचारधारा है, दूसरी विचारधारा है वो निर्मितवादी विचारधारा है, और तीसरी विचारधारा है वो संज्ञानात्मक विचारधारा है। यहां अगर अपन बात करें तो यहां साफ साफ कह रहा है कि अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक है वो फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदाता, या केवल सरलकर्ता या सहजकर्ता है। तो सुविधा प्रदाता या फैसिलिटेटर की भूमिका है वो निर्मितवादी विचारधारा मानती है। निर्मितवाद की मुख्य मान्यता यही है कि ज्ञान प्रदत्त नहीं है, ज्ञान की रचना होती है, ज्ञान का निर्माण होता है, और टीचर ज्ञान प्रदान नहीं करता है। टीचर केवल विद्यार्थी को ज्ञान निर्माण करने के लिए तैयार करता है, उसकी हेल्प करता है, ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है। इसी कंसेप्ट पर आधारित होने के कारण इसका जो सही जवाब है वो निर्मितवादी सिद्धांत है। व्यवहारवादी सिद्धांत तो ये कहता है कि उद्दीपक अनुक्रियाओं के द्वारा अधिगम परिस्थितियां पैदा की जा सकती हैं, किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है, वातावरण मुख्य चीज है। प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी को भी कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो ये अलग प्रकार की विचारधारा है। यहाँ ट्रेनर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, टीचर की बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन निर्मितवाद कहता है कि नहीं, बच्चा ही ज्ञान का निर्माण करता है, टीचर तो केवल फैसिलिटेटर है, सुविधा प्रदाता है। और आज इसी विचारधारा को पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है कि बच्चे को ज्ञान निर्माण करने के लिए आप तैयार करो, आपका काम केवल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है, बच्चा ज्ञान अपने आप प्राप्त कर सकता है, ज्ञान का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो बी उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत बात है। निर्मितवाद क्या मानता है, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट विचारधारा जो है अधिगम की, वो क्या मानती है? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया, बिल्कुल साफ। निर्मितवादी या रचनावादी सिद्धांत ये मानता है कि अधिगम तब होगा जब सक्रिय वातावरण का निर्माण होगा, इसलिए सक्रिय प्रक्रिया, निष्क्रियता में ये पैदा नहीं हो सकता। दूसरी बात, अधिगम विश्व का व्यक्तिक विवेचन है। सीखने की प्रक्रिया है ना, वो हर आदमी की अपनी अपनी व्यक्तिगत अप्रोच से डेवलप होती है। इसलिए वो जो आप निर्मितवाद तो ये कहता है कि साहब हर चीज के अलग अलग पहलू हैं, हर बच्चा ज्ञान को अलग अलग पहलुओं से देखता है। जैसे वो जैन धर्म में एक सिद्धांत चलता है स्यादवाद, जिसके अंदर साथ है, शायद नहीं है, शायद है लेकिन कह नहीं सकते, शायद नहीं है लेकिन कह नहीं सकते। ठीक है ना, इस प्रकार से 7 कंसेप्ट होती हैं। तो वो 7 कंसेप्ट है ना, उसके बेस पर ही काम करता है कि साहब विश्व के बारे में सीखने की अगर बात आती है तो यहां हर आदमी का व्यक्तिगत विवेचन है। तीसरी बात लिखी है, शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं देकर ज्ञान प्रसारित करते हैं। देखो, निर्मितवाद ये चीज कभी नहीं मानता है। वो कहता है कि शिक्षक ज्ञान प्रदान नहीं करता है, ज्ञान के लिए वातावरण तैयार करता है, ज्ञान का निर्माण बच्चे स्वयं करते हैं। टीचर तो केवल सुविधा प्रदाता है, ज्ञान प्रदाता नहीं। और तीसरी बात डी में देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों का स्वयं के ज्ञान निर्माण में सहायता करते हैं। शिक्षक तो विद्यार्थियों की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो सुविधा प्रदाता सहजकर्ता की बात है, उत्तर सही होगा डी। डी एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। यहां ये तो बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इसलिए इस प्रश्न का 23 का आपको बोनस दिया जाएगा। बोनस क्यों दिया जाएगा उसको और समझ लीजिए आप। क्यों? क्योंकि देखिए यहां 2 सिद्धांत डाल दिए। एक तो डाल दिया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, और एक डाल दिया प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ये अनुक्रिया उद्दीपक और उल्टा होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये उल्टा नहीं है। इसमें क्या कर दिया, प्रयास और त्रुटि और एसआर सिद्धांत दोनों ही किसके हैं? थार्नडाइक के हैं, इसलिए इसमें बोनस देना पड़ेगा। वैसे मैं आपको समझा देता हूं, अगर इसकी जगह अनुक्रिया उद्दीपक आ जाता या सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत आ जाता ना, तो इसकी जगह तो स्किनर हो जाता और यहां थार्नडाइक हो जाता।
कॉलर का सिद्धांत आप सब जानते हो, लर्निंग बाय इनसाइट, यानी कि चलो प्रश्न में थोड़ी बहुत मिस्टेक आ गई, लेकिन अपने को समझना जरूर है कि चारों सिद्धांत किस प्रकार के हैं। गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है लर्निंग बाय इनसाइट, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, और कॉलर मानता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में सूझबूझ बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सिद्धांत बहुत मददगार है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कम बुद्धि वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, यानी जो मंद बुद्धि है, कम बुद्धि वाले हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि थॉर्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, ये कहता है कि अगर आदमी बार बार कोशिश करता है तो गलतियां होती है, लेकिन हर कोशिश में गलतियां धीरे धीरे कम होती है और एक दिन आदमी सीख जाता है। दुनिया में कुछ काम ऐसे हैं जो केवल प्रयास और त्रुटि से ही सीख सकते हैं, जैसे तैरना है, वाहन चलाना है, इस पे अपन कोशिश करते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन एक दिन अपन इन कोशिशों को, गलतियों को पहचान करते करते इनको जब दूर कर देते हैं तो एकदम अच्छे ड्राइवर बन जाते हैं, अच्छे तैराक बन जाते हैं, अच्छे टाइपिस्ट बन जाते हैं। ये सारे काम दुनिया में कुछ काम केवल अभ्यास से हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। इसलिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत आप सब जानते हो, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है ही, जिसको अपन अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी बोल सकते हैं, कंडीशनल रिस्पॉन्स सीआर। और स्किनर का है ना, वो होना चाहिए था सक्रिय अनुबंधन या अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, लेकिन यहां पर ये गड़बड़ हो गई ना, इस वजह से। वैसे उत्तर तो इसके हिसाब से देखो, कॉलर के पहले में 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, दूसरा थॉर्नडाइक है उसमें 4 आ जाएगा, लेकिन इसमें 4 यहां कर दिया अपन ने, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। इसमें उत्तर तो डी मान लिखा है, लेकिन यहां दिक्कत ये हो गई कि उसको अगर अपन मानते तो फिर इसको चेंज करो, क्योंकि दोनों सेम हो गए। इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें किसका नहीं है, स्किनर के सिद्धांत को यहां पर नहीं दिया, स्किनर के सिद्धांत को यहां पर देते तब अपन इसका उत्तर निकाल लेते, लेकिन ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए इसका बोनस हो जाएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया सारा। अगला प्रश्न देखिए, छात्र को जबरदस्ती स्कूल भेज सकते हो लेकिन उसे सीखने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है, 3 मुख्य नियम बताए, आप सब जानते ही हो, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का, ठीक है, या परिणाम का बोल दीजिए उसको। 3 नियमों के अंदर पहला नियम तत्परता का नियम, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, यानी थॉर्नडाइक कहता है सीखने वाली इकाई तब तक नहीं सीख सकती जब तक वो सीखने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि एक अच्छा अधिगमकर्ता जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है ना, तब तक काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेल से अल्पाहारी ग्रह त्यागिनो विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो पहली बात यही है काक चेष्टा की है, अगर चेष्टा नहीं है ना सीखने की तो उसको कोई माइकलाल सिखा नहीं सकता। 2nd ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है कि आप घोड़े को तालाब पर ले जा सकते हो लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रकार से इसका सही जवाब ए हो जाएगा, तत्परता या तैयारी का नियम। आगे आ जाइए, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। ये इस प्रश्न में भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये जो लाइन है ना ये अधूरी छोड़ दी इन्होंने, इस लाइन को मैं पूरा कर देता हूं फिर इसको समझाता हूं आपको। नई और पुरानी आदतों में संघर्ष, एक वजह, थकावट, अभ्यास की निरंतरता में कमी इत्यादि अधिगम पठार के मुख्य कारण है। यह कथन है, पहला कथन पूरा कर रहा हूं मैं, टाइपिस्ट ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, एक थोड़ी सी लाइन खा गया इसमें से, और ये खाते ही आपको दिक्कत भी हुई है निश्चित रूप से, क्योंकि लेकिन मैं इसको पूरा करके आपको पूरी समझा रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न मिस्टेक है इसमें, इसलिए जो कथन है उनको इस प्रकार से पढ़ेंगे। पहला, नई और पुरानी आदतों में संघर्ष, थकावट, अभ्यास निरंतरता में कमी इत्यादि अधिगम पठार के मुख्य कारण हैं। अधिगम पठार पर जाने के बाद में आदमी का ज्ञान न तो घटता न बढ़ता है बल्कि स्टेबल हो जाता है। तो ये क्यों होता है, तो इसकी वजह प्रश्न आया हुआ है। सबसे बड़ी वजह नई और पुरानी, अपने को जो चीज पहले से आती है ना वो नई चीज को टिकने नहीं देती है। अपन नई चीज तैयार करते हैं, पहले वाली में जोड़ते हैं, लेकिन पहले वाली इतनी प्रभावी रहती है कि नई चीज ज्यादा समय तक विस्मृत यानी स्मृति में टिकती नहीं है। यह संघर्ष है किसमें, पुरानी आदतों में और नई आदतों में। यह अधिगम पठार का मुख्य कारण है, इसलिए अधिगम पठार के कारणों से संबंध कथन था। दूसरा, परिपक्वता पर अभिप्रेरणा का और पुनर्बलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भैया। भाई बच्चा अगर 8वें और 9वें महीने में पैरों पर खड़ा होगा तो मैच्योरिटी आने पर तो होगा ना। अगर आप उसको बहुत ज्यादा पुनर्बलन दोगे या बहुत मोटिवेशन दोगे तो क्या 3रे या 4थे महीने में खड़ा थोड़ी हो जाएगा। परिपक्वता पर पुनर्बलन का और अभिप्रेरणा का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, वो एक निश्चित टाइम होने पर ही प्राप्त होती है। इसलिए
दूसरी बात है वो भी सही है कि परिपक्वता पर अभिप्रेरणा और पुनर्बलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अधिगम पर पड़ता है भैया, मोटिवेशन, क्योंकि अधिगम तो शुरू ही किससे होता है? अभिप्रेरणा से। और स्किनर कहता है कि अगर उचित अनुक्रिया के ऊपर अगर पुनर्बलन प्रदान किया जाए तो निश्चित रूप से अधिगम ज्यादा प्रभावी होगा। थॉर्नडाइक अभिप्रेरणा की बात करता है, स्किनर पुनर्बलन की बात करता है, तो फर्क तो पड़ेगा। दूसरी बात भी सही है, सीखने की गति, मात्रा, सीखने की मात्रा की जो उन्नति है या अवनति है, इसको दर्शाने को ही अधिगम वक्र कहते हैं। बिल्कुल सही है एकदम। पहली बात तो अधिगम पठार के कारण बताए। दूसरी बात यह बताया है कि परिपक्वता पर अभिप्रेरणा और पुनर्बलन का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इन दोनों का प्रभाव अधिगम पर पड़ता है, तो यह भी सही है। और अधिगम वक्र वाली बात भी सही है। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वो डी हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात रह गई, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आपको बोनस मिले, क्योंकि लेकिन बात यहां पर समझनी है, थोड़ा सा एक लाइन रही है, बाकी तीनों बातें हैं वो एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित को छांटना है। तो ये तो भैया जिस जिस अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादकों ने जिन जिन पशुओं पर प्रयोग किया वो प्रयोग, तो E.L. थॉर्नडाइक तो आप सब जानते हो, बिल्ली पर ही किया, सही है। वॉटसन के बारे में लिखा कबूतर पर, कबूतर पर वैसे स्किनर ने भी किया है, लेकिन यहां कबूतर पर वॉटसन दिखा रहा है, तो इसको अपन थोड़ा देख लेंगे। पावलोव ने कुत्ते पर किया, बिल्कुल सही है एकदम। और मैकडोगल ने चूहे पर किया, यह भी सही है बिल्कुल। तो इसका मतलब यहां पर उत्तर हो गया बी, ये असुमेलित है, बाकी सारे के सारे सुमेलित है। ठीक है, सामान्य सा प्रयोग प्रश्न है। अब आ जाइए मैनेजमेंट के प्रश्नों पर। मैनेजमेंट के जो प्रश्न है उनकी अपन एक एक करके बात करें। पहला प्रश्न स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में है, जिसमें 2025-26 में बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। तो देखो, पहली बात, लाभार्थी की आयु 35 साल से कम होनी चाहिए, यानी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल 35 लिमिट है। विदेश में अध्ययन करने वालों के लिए 150 सीटें उपलब्ध है और देश में अध्ययन करने वालों के लिए 350 है। बिल्कुल, ये 2025-26 का चेंजिंग है। पहले विदेश वालों के लिए 300 सीट थी और देश में पढ़ने वालों के लिए 200 थी, लेकिन अब इनको कितने कर दी है? आधी कर दी है, और इसकी जगह इधर 350 कर दी है। टॉप यूनिवर्सिटी है दुनिया की, उनमें पढ़ाने की बात है। इसमें अभिभावकों की आय के लिए 3 कैटेगरी बनी हुई, यह बात भी सही है। पहली सही, दूसरी सही, तीसरी भी सही। ट्यूशन फीस हेतु अधिकतम राशि 60 लाख रुपए, 60 नहीं है भाई, ट्यूशन फीस के लिए एक सेशन के अंदर अधिकतम 50 लाख रुपए, या जो फीस है एक सेशन की, उन दोनों में से जो भाई 60 लाख तो अधिकतम है, लेकिन अगर फीस 60 लाख से कम है, 55 लाख है, तो 55 लाख ही मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है अधिकतम फीस या अधिकतम राशि के रूप में 60 लाख रुपए। लेकिन 60 लाख रुपए यहां पर लिखा, ये गलत है, क्योंकि अधिकतम जो राशि है फीस के लिए एक सेशन की पहली कैटेगरी के अंदर है ना, वो 50 लाख रुपए है। इसलिए डी है वो गलत हो गया, बाकी सारी बातें सही, तो सही इसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे चलिएगा। पहले राजीव गांधी स्कॉलरशिप के नाम से चलती थी योजना, आजकल इसका नाम बदल दिया है। अब आ जाएगा 48, राज्य के अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट किए राज्य सरकार ने, उनके बारे में, जिनका नाम है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। सत्र 2019-20 में जिला मुख्यालयों पर स्टार्ट हो गए थे, बिल्कुल सही है। 19-20 में पंचायत समिति मुख्यालयों पर भी शुरू कर दिए, यह भी सही है। लेकिन सत्र 2021-22 में 5000 की आबादी वाली जितनी भी ग्राम पंचायत थी, उन ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर भी ये स्कूल स्टार्ट हो गए, बिल्कुल सही बात है। और सत्र 25-26 में, यानी जो सत्र चल रहा है, उसमें 500 आबादी वाले प्रत्येक राजस्व गांव में भी स्कूल खोला गया। ये गलत बात है भाई, रेवेन्यू विलेज में नहीं खुले। ग्राम पंचायत में एक स्कूल, पूरी ग्राम पंचायत की आबादी होनी चाहिए कम से कम 5000, लेकिन गांव की आबादी 5000 है, उसके आधार पर नहीं मिलेगा, केवल ग्राम पंचायत के आधार पर मिलेगा। इसलिए इसका जो गलत बात पूछिए असत्य कथन हो जाएगा डी, बाकी तीनों सही है। आगे आ जाइए। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत जो आजकल मिड डे मील योजना आप सब जानते हो ना, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम MDM है, वो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत चल रहा है। तो इसके लाभ जो बच्चे ले रहे हैं वो कहां ले रहे हैं? राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी, बिल्कुल सही है। राजकीय उच्च प्राथमिक 6ठी से 8वीं वाले भी ले रहे हैं, बिल्कुल सही है। शिक्षा गारंटी केंद्रों पर पढ़ने वाले बच्चों को भी मिलता है पोषार। बाल श्रमिक स्कूल है, उनमें भी मिलता है। वैदिक पाठशालाओं में नहीं मिलता है भाई, ये निकाल दीजिए। और मदरसे जितने हैं उनमें भी मिलता है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा 1 2 3 4, 5 को छोड़ दो 6, डी सही है।
वैदिक पाठशालाएं जो हैं वो राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के दायरे में नहीं आती है, एमडीएम का लाभ इनको नहीं मिलता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आ जाइए। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना सत्र 2025-26 के संदर्भ में कौन सा कथन संगत है? संगत कथन। तो भाई इसके अंदर, प्रश्न के अंदर जो बातें लिखी हैं उसमें पहली बात है, इस पुरस्कार में कक्षा 12 में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को 1 लाख रुपए, भैया 25-26 की बात हो रही है, 1 लाख रुपए स्कूटी पहले मिलती थी, इससे पहले 25-26 में नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पुरस्कार की राशि सरकार ने स्कूटी तो बंद कर दी है और कितने रुपए कर दिए हैं? 75,000 रुपए कर दिए, इसलिए पहली बात गलत है। दूसरी बात, इस पुरस्कार में कक्षा 10 में जिले में प्रथम स्थान के लिए 75,000 रुपए का पुरस्कार, 10वीं में 75,000 रुपए का पुरस्कार नहीं है, 10वीं में 75,000 वाली जो राशि है, देखो 1 लाख की जगह तो कर दी है 75,000 और स्कूटी भी गायब कर दी है कक्षा 12 के लिए, और 10वीं में जो 75,000 मिलते थे उनको कर दिया इन्होंने 50,000 रुपए, और 8 वाली बालिकाओं को जो 40,000 रुपए मिलते थे उनको कम करके इन्होंने कर दिया 25,000 रुपए। इसलिए दूसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहां पर राशि 75,000 नहीं होकर 50,000 ही है। सी में सत्र 2017-18 में और 25-26 में इस योजना का नाम चेंज करके, पहले इंदिरा प्रियदर्शनी था लेकिन 2 बार इसका नाम चेंज करके पद्माक्षी पुरस्कार, तो ये बात सही है बिल्कुल, पहली दूसरी गलत है। और डी ऑप्शन में ये पुरस्कार जनरल कैटेगरी, SC, ST, OBC, MBC, ठीक है, और दिव्यांग और अल्पसंख्यक और BPL परिवार सहित 8 श्रेणी की बालिकाओं को मिलती है। तो भैया इसमें 2 बात सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, इसलिए सत्य कथन के अंदर केवल 1 नहीं आ रहा है, 2 आ रहे हैं। अगर इस कैटेगरी में मान लीजिए EWS वगैरह रख देते तो ये गलत हो जाता, लेकिन सी और डी गलत है, जिनका सी सही है वो भी सही है, डी है उनका भी सही है, दोनों सही है। इसलिए इस प्रश्न में जिनका उत्तर सी और डी सही है वो सही माना जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना गलत बात पूछ रहा है, कथन संगत पूछ रहा है, पहले दोनों तो गलत है और सी और डी है वो दोनों सही है। इसलिए इनमें से जो भी उत्तर आपका है ना उसके अकॉर्डिंग आपको इसका बोनस मिलना चाहिए। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न, बालिका शिक्षा फाउंडेशन से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? इसकी स्थापना 30 मार्च 1995 को हुई, बिल्कुल सही बात है। इसका पदेन सचिव शिक्षा मंत्री तो भैया नहीं होता है, इसका जो पदेन सचिव होता है ना वो मुख्य सचिव होता है, राज्य का मुख्य सचिव CS होता है। तो दूसरी बात गलत है, पहली सही है। इस संस्था का पदेन अध्यक्ष, बिल्कुल इसका पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापना, बिल्कुल सही है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसका सचिव है ना मुख्य सचिव होता है, शिक्षा मंत्री नहीं होता। बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा आप सब जानते हो कि विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं के अंदर बालिकाओं के लिए 8-10 प्रकार की योजनाएं हैं, संचालित की जा रही है। गार्गी पुरस्कार योजना है, शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी है, विदेश में स्नातक शिक्षा है, ठीक है, बहुत सारी योजनाएं हैं। इसके अलावा सब लाभ, आर्थिक सफलता पुरस्कार वगैरह है, ये सारी ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी। गार्गी पुरस्कार योजना, गार्गी पुरस्कार की बात कर रहा है भैया। गार्गी पुरस्कार योजना के बारे में पहली बात सुन लीजिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सेकेंडरी परीक्षा में 75%, हाँ जी सेकेंडरी में, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी एग्जाम में 75% से अधिक वाली बालिकाओं को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवेशिका, हाँ संस्कृत शिक्षा विभाग में 10वीं की बोर्ड परीक्षा को प्रवेशिका कहते हैं, इसमें 75% जिन बालिकाओं के आते हैं उनको भी मिलता है। तो पहला भी सही है, दूसरी भी बात सही है। फिर तीसरा लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 75% या अधिक वाली बालिकाओं को मिलता है। नो भाई, गार्गी पुरस्कार केवल 10वीं लेवल पर ही मिलता है, 12वीं पर जो पुरस्कार मिलता है उसको बोलते हैं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार, इंस्पायर अवार्ड होता है, ये इनको नहीं मिलता है। केवल 1-2 सेकेंडरी लेवल की दोनों बोर्ड परीक्षाएं, जनरल डिपार्टमेंट और संस्कृत शिक्षा विभाग में जो 10वीं की परीक्षा है उसमें 75% या इससे ज्यादा नंबर जिन बालिकाओं के आते हैं उन बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है, सी ऑप्शन सही है। आगे आ जाइए, गार्गी पुरस्कार में 6,000 रुपए मिलते हैं और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार में 5,000 रुपए मिलते हैं। गार्गी पुरस्कार में जो 6,000 रुपए मिलते हैं वो 2 किस्तों में 3-3 रुपए मिलते हैं, और 12वीं में जो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार मिलता है 75% प्लस वालों को, वो इसलिए मिलता है कि उनको ये
कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं बच्चे, आगे पढ़ते हैं, तो उनको ये एकमुश्त 5,000 रुपए के रूप में दिया जाता है। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, राज्य स्तर पर कक्षा 10 और 12 के लिए सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एकलव्य और मीरा पुरस्कार, यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षा के अंदर टॉप नंबर लाने वाले जो बच्चे हैं उनको एकलव्य और मीरा पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो ये आप सब जानते हो 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं है, यह है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। जयपुर में जो ओपन स्कूल है ना, उसकी बात हो रही है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा 10वीं और 12वीं की जो पत्राचार से परीक्षा देते हैं बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन में, उनको मेरिट पर सर्वोच्च स्थान जिले में प्राप्त करने पर, राज्य में प्राप्त करने पर 2 प्रकार के बालिकाओं को जो पुरस्कार मिलता है उसको तो बोलते हैं मीरा पुरस्कार, और बालकों को मिलता है उसको बोलते हैं एकलव्य पुरस्कार। तो एकलव्य और मीरा पुरस्कार देने की परंपरा है राज्य में। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, एकलव्य भवन जयपुर में संचालित है, उसके द्वारा दिए जाते हैं भाई। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न है, कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों इत्यादि के बारे में ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है। उस पोर्टल का आपको केवल नाम बताना है, तो आप सब जानते हो उस पोर्टल का नाम है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। बी एकदम सही जवाब है भाई। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर, NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS के बारे में गलत बात चूज करनी है। इस परीक्षा की शुरुआत मई 2008 में हुई, एकदम सही बात है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट NCERT के द्वारा इसका संचालन और क्रियान्वयन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। केवल राजकीय विद्यालयों में कक्षा 7 में अध्ययनरत विद्यार्थी ही इसके लाभ ले सकते हैं। 9 भाई, इस परीक्षा में बैठने के लिए इसकी एग्जाम होती है, और उस एग्जाम में बैठने के लिए सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। तो ये सी वाली बात गलत हो गई, ठीक है। और 7वीं में तो इतना है कि 7वीं में 55% नंबर होने चाहिए, और 8वीं में पढ़ने वाला, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला है, वो ही बैठ सकता है एग्जाम में। और MS में चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 से 12 तक राजकीय स्कूल में पढ़ने पर प्रतिमाह 1200 रुपए, प्रतिमाह 1200 रुपए एकदम सही है। क्योंकि देखो ध्यान रखना, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 12,000 रुपए तो इसमें मिलते हैं, 12,000 10वीं में मिलते हैं, और 12,000 11वीं में मिलते हैं, और 12,000 12वीं क्लास में मिलते हैं। तो टोटल राशि हो गई 48,000 रुपए। ये 48,000 रुपए की स्कॉलरशिप गवर्नमेंट में पढ़ने वाले, जो 8वीं पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका इसमें चयन हो जाता है, ठीक है, एग्जाम में, उनको मिलता है 9वीं में 10वीं में और 11वीं में आगे सरकारी स्कूल में पढ़ने पर। लेकिन ये जो 12,000 मिल रहे हैं ना, ये साल के मिल रहे हैं, लेकिन एक साल में स्कॉलरशिप कितने महीने की मिलती है? 10 महीने की। तो 10 का भाग दोगे तो रुपए कितने आएंगे एक महीने के? 1200 रुपए। इसलिए एकदम सही है डी ऑप्शन। और इसका जो गलत बात है वो सी हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 7 नहीं कक्षा 8 होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में उच्च माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बालिकाएं हैं, 11वीं 12वीं की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को जो ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाता है उसके बारे में लिखा है कब मिलेगा। यानी 11वीं 12वीं में पढ़ने वाली जो ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं हैं उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर कब मिलेगा? जब उनके स्कूल की दूरी है वो घर से 5 किलोमीटर या इससे ज्यादा, तो बिल्कुल मिलता है उनको। फिर कह रहा है कि तब भी दिया जाता है ट्रांसपोर्ट जब विद्यालय की दूरी घर से 5 किलोमीटर से कम ही है, लेकिन उस विद्यालय में वो जो वांछित संकाय फैकल्टी, मान लीजिए स्कूल तो 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही है, ये स्कूल है 5 किलोमीटर की रेडिएशन में ही है, और बालिका है ना, उसको इस स्कूल के अंदर अगर वो साइंस लेना चाहती है तो वो यहां पर है, और यहां स्कूल होते हुए भी इसको यहां जाना पड़ रहा है, तो भी उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर देना पड़ेगा क्योंकि उसको फैकल्टी नहीं मिली है। और तीसरे में लिखा है तब भी दिया जाएगा जब चाहे घर के 5 किलोमीटर से कम दूरी में स्कूल हो, लेकिन उस स्कूल में अगर वांछित सब्जेक्ट नहीं है, जो सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई बालिका ज्योग्राफी लेना चाहती है और इस स्कूल में ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है, तो वो इससे दूर बाहर भी जा सकती है, तो नजदीक होते हुए भी उसको क्या मिलेगा? ट्रांसपोर्ट वाउचर मिलेगा। तो ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी सही है, डी इसका एकदम सही जवाब है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना आप सब जानते हो आरटी के तहत कक्षा 1 से लेकर 8 तक के गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए चलती है।
लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बालिकाओं के लिए कक्षा 9 से 12 तक ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना चलती है। शहरी क्षेत्र में नहीं चलती है, ग्रामीण क्षेत्र में चलती है, ध्यान रखना। और 5 किलोमीटर से जिनका घर दूर है उन बालिकाओं के लिए है ये। लेकिन मान लीजिए 5 किलोमीटर के अंदर भी स्कूल है और उसमें फैकल्टी नहीं है या सब्जेक्ट नहीं है और उनको दूर जाना पड़ता है, तब भी ये दिया जाता है, ध्यान रखना। ओके, 20 रुपए मिलते हैं भाई 9 से 12 तक की बालिकाओं को प्रति उपस्थिति दिवस। और इस प्रकार से आपके जो 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए और इस प्रकार से अपन इन सारे 20 प्रश्नों की चर्चा कर ली है। आगे की क्लास आप लगातार देखते रहिए, सॉल्यूशन जारी है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सोनी, प्रयास एजी हब से। और आज जैसा कि आपका 3rd ग्रेड का पेपर हुआ और इस पेपर में दोस्तों जो इतिहास के क्वेश्चन है उनके अपन आंसर की लेकर आ रहे हैं। तो आज का देखो, पहला जो क्वेश्चन था वो कौन सा है कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को महाराणा सांगा ने करमचंद पवार की वफादारी प्राप्त करने के लिए उसे दिया था। यानी कि सांगा जब राजा बना तो राजा बनने से पहले सांगा किसके पास शरण लेता है? सेवत्री गांव में राठौड़ बिंदा के पास और बाद में अजमेर में करमचंद पवार के पास। तो करमचंद पवार को सांगा कौन कौन से परगने देता है? तो कौन कौन से परगने देता है? अजमेर देता है, पर्वतसर भी देता है, बनेड़ा देता है, मांडल देता है और इनके अलावा थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों, एक और देता है, फुलिया भी देता है। कौन सा देता है? फुलिया देता है और रावत की उपाधि देता है। तो इसमें चारों ऑप्शन होंगे, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में रिपीट होता है। फिर अपन 28 नंबर के क्वेश्चन की बात करें कि मेवाड़ के निम्न शासकों का सही कर्मिक कालक्रम, यानी कि क्रम अनुसार, बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए। तो देखो, हमीर राजा बना, हमीर के बाद में महाराणा शक्तर सिंह, महाराणा खेता, फिर लाखा बना 1382 तक और 1382 से 1421 तक कौन? मोक्कल। क्रम तो ये भी सही है, लेकिन जेतर सिंह के तुरंत बाद राजा हमीर नहीं बना था, इसलिए यह गलत हो गया। लक्ष्य सिंह के बाद में मोक्कल बना, लेकिन हमीर पहले आ गया। मोक्कल के पहले कौन था? लाखा। लाखा से पहले था शक्तर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर कौन सा होगा? वो होगा राणा हमीर। राणा हमीर, हमीर के बाद में महाराणा खेता, खेता का वास्तविक नाम क्या था? शक्तर सिंह। और फिर लाखा, लाखा के बाद में मोक्कल। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर अपन 23 नंबर के क्वेश्चन की बात करें कि खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? ध्यान में रखना है। महमूद लोदी बिल्कुल था। महमूद लोदी ने महाराणा सांगा को दिल्ली के सुल्तान के रूप में मान्यता दी थी। हसन खां मेवाती बिल्कुल था। महाराणा सांगा का खानवा के युद्ध में सेनापति कौन था? हसन खां मेवाती। मालदेव राठौड़, मारवाड़ के राजा राव गंगा ने अपने बेटे मालदेव को भेजा। हाकिम खां सूरी, हाकिम का जो सूरी था वो अपने को पता है ये किसका था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर अपन 31 नंबर के क्वेश्चन की बात करें कि सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का सही क्रम कौन सा है? क्रम अनुसार बयाना की लड़ाई कब होती है? बयाना की लड़ाई होती है 1527 में। गागरोन की कब होती है? 1519 में। और खातौली की होती है कब? 1517 में। तो 2 नंबर से उत्तर चालू हुआ, इसका मतलब ये कट गया, ये कट गया। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। 1 से पता चल जाएगा। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन है कि में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में नहीं लड़े हैं? नहीं लड़े वाले पूछे, ध्यान में रखना। तो रामशाह तंवर, जाला बिंदा, महाराणा प्रताप के युद्ध में राज के छत्र धारण किए रावत कृष्णदास चौड़ावत, ये भी है रावल पंख। अशोक परमार, अशोक परमार जो था वो किसमें था? वो था दोस्तों कौन से में? खानवा के मैदान में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर डी। 31 के हो गए। 32 के बाद में अपना अगला क्वेश्चन है 33 कि चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रही? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चावंड देखो राजधानी कब रही? चावंड कब बनी? 1585 से लेकर 1615 तक।
और वैसे 1613, लेकिन 13 ऑप्शन में नहीं आता, ज्यादातर 15। लेकिन अपने को पता है कि 1597 में महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अपने को गैप किसका निकालना है, 85 माइनस 97 या 97 माइनस 85। तो चावल प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रही, 12 वर्षों तक। लेकिन मेवाड़ की पूछे तो मेवाड़ की राजधानी चावल कितने वर्षों तक रहती है, 28 वर्ष। दो अलग अलग क्वेश्चन है। चावल मेवाड़ की राजधानी रही 28 वर्ष, चावल प्रताप की राजधानी रही 12 वर्षों तक। और 33 के बाद में अगला क्वेश्चन अपना 34 कि 17वीं शताब्दी में राठौड़ सिंह राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था, याद करो महाराणा औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय मेवाड़ का राजा कौन था, राज सिंह। और राज सिंह और दुर्गादास राठौड़, लेकिन दुर्गादास राठौड़ नहीं आकर यहाँ पर, क्योंकि राजा के रूप में समझौता मान्यता होगा अजीत सिंह। अजीत सिंह जब नहीं हो तब कौन है, दुर्गादास राठौड़। क्योंकि दुर्गादास राठौड़ भी तो औरंगजेब का दुश्मन, और दुश्मन का दुश्मन है दोस्त होता है। और इस समय पर दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह के भरण पोषण हेतु राज सिंह कितने कौन सी जागीर देता है, केलवा की जागीर, जिसमें कितने गांव थे, 12 गांव। तो इस समय पर मेवाड़ का राजा कौन, तो राठौड़ सिंह गठबंधन के समय मारवाड़ का राजा अजीत सिंह, मेवाड़ का राजा राज सिंह। 34 के बाद में है अगला क्वेश्चन अपना 36। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, हुडा सम्मेलन देखो 1734 में। ऐसे उत्तर निकलेगा। प्रताप जलमई, प्रताप तो शहीद ही हो गए थे। ईश्वर सिंह नहीं हो सकता। मान सिंह 1500 के, तो जगत सिंह मेवाड़ के शासक है। जगत सिंह ने 17 जुलाई 1734 को आयोजित हुडा सम्मेलन की क्या की थी, अध्यक्षता की। जबकि ध्यान में रखना, योजना हुडा सम्मेलन के सबसे पहले किसने बनाई, मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह फर्स्ट ने। इसको अपन ने पूरे के पूरे डिटेल में पढ़ा हुआ है अपना, संग्राम सिंह फर्स्ट। फिर 36 के बाद में अगला क्वेश्चन अपना 37 नंबर का। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार की आश्रय स्थल, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं, कुंभलगढ़। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ है, ध्यान में रखना। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। आपसे एग्जामिनर पूछे प्रताप की संकटकालीन राजधानी, तो प्रताप की जो संकटकालीन राजधानी है वो किसको, तो प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी चावंड। दो अलग अलग है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ को कहते हैं और महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड को कहते हैं। फिर 38 है कि अकबर के द्वारा दिसंबर 1584 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल दरबार में पेश करने का कार्य किसको सौंपा। मान सिंह से तो अकबर वैसे ही नाराज हो गया था, हल्दी घाटी के युद्ध। शाहबाज खां 1578 में, मिर्जा हाकिम ये काबुल में था। और तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जगन्नाथ कच्छावा। और इस जगन्नाथ कच्छावा की मृत्यु हो जाती है मांडल में। और मांडल में ही ध्यान में रखना, इसकी 32 खंभों की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। और मांडल को मुगल सैनिकों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। मांडल में लाइन से मुगल सेनापतियों की क्या बनी हुई है, छतरियां बनी हुई है। तो ये थे अपने दोस्तों आज के इतिहास के क्वेश्चन। और उम्मीद करता हूं कि आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत है इस पेपर में नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय प्रयास, विजय प्रयास।